शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। अमेरिका में तूफानी बगुलों के बायस 70 से ज्यादा हलाकतों की खबर है। अमेरिका की 6 मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बगुलों ने जबरदस्त तबाही मचाई है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। अमेरिकी सदर ने इस मौके पर कहा कि अमेरिका की तारीख का यह बदतरीन सानेहा है। मुतासरा इलाकों में राहत कार्य जारी है। सबसे ज्यादा केंटकी रियासत मुतासिर होने की खबर है। केंटकी के गवर्नर एंडी बशीर ने बताया कि तूफान के बायस कई इमारतें तहस नहस हो गई हैं, दरख्त उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं। 50,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। हलाकतों में मजीद इजाफे का अंदेशा है। जम्मू कश्मीर में वाक़े बारगाम अवंतीपुरा में एनकाउंटर हुआ। सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक मिलिटेंट हलाक हो गया। सर्च ऑपरेशन जारी है। यह ऑपरेशन सुबह 6 बजे शुरू किया गया था। इलाके को मुहासरे में लिए जाने के वक्त मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी थी। बारगाम अवंतीपोरा में आज सुबह इस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ, जब फोर्सेस ने इस इलाके को मुहासरे में लिया था। इस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और एनकाउंटर शुरू हुआ है। अभी तक इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है, इसी इलाके में जो है एनकाउंटर जारी है और अभी तक एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है और इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन आज सुबह 6 बजे के करीब शुरू किया गया था, जब फोर्सेस ने इस इलाके को मुहासरे में लिया था। उस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। पुलिस ने ट्वीट करके एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक की है और इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ये आप देख सकते हैं, ये जो इलाका है, इसी इलाके में जो है एनकाउंटर चल रहा था और अगरचे अभी तक गोलियां अगरचे अभी फायरिंग बंद हो गई है, लेकिन अभी भी इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं जो फोर्सेस है पोजीशन संभाले हुए हैं और अभी भी इस इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं ये जो इस साइड आप देखेंगे, यहाँ भी जो फोर्सेस की नफरी है यहाँ तैनात की गई है, ताकि इलाके में जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ना हो। और ये जो इस इलाके को पूरी तरह सील किया गया है, ताकि इस इलाके में कोई अफरा तफरी ना फैले, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में आज कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली होने जा रही है। इस रैली की क़यादत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करेंगे। कल ही कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर जयपुर पहुंच गए हैं। इस रैली में कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मामले पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई की वजह से आम लोग बेहद परेशान हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं इस रैली के ताल्लुक से यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की तैयारी में है। कांग्रेस का दावा है कि इस रैली में 5 लाख कारकुनान शिरकत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम है कांग्रेस की ये रैली और दूसरी बात जयपुर का जिस तरह से इंतखाब किया गया है, क्या कुछ वहां पर तैयारियां? बिल्कुल, देखिए करीब 12 बजे से कांग्रेस की जो महंगाई हटाओ रैली है वो शुरू होगी और जो तमाम सांसद हैं कांग्रेस के उनको बुलाया गया है। जो कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री है वो भी इस रैली में शामिल होंगे। भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो भी जयपुर पहुंच चुके हैं। रैली को लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि पार्टी के अंदर एक नई जान फूंकने के लिए रैली का आयोजन किया गया। हालांकि पहले ये रैली दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन वहां पे कोविड प्रोटोकॉल के कारण अनुमति नहीं होने की वजह से ये रैली जयपुर में हो रही है। कांग्रेस के लिए इस लिहाज से भी रैली महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो तमाम बड़े नेता हैं वो एक मंच पे होंगे और आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में एक पार्टी में नई जान फूंकने के लिए, एक पार्टी की एकजुटता दिखाने के लिए रैली काफी अहम मानी जा रही है। जी रवि, रैली काफी अहम मानी जा रही है और खास तौर पर जिस तरह से हमने कहा कि जयपुर का इंतखाब, यानी अशोक गहलोत को यूं ही नहीं कहा जाता है कांग्रेस का चाणक्य। बिल्कुल, देखिए पहले जब ये रैली के लिए दिल्ली में जो अनुमति नहीं मिली, तो उसके बाद कई जगहों को लेकर ऐसा बताया जाता है कि चयन किया जाता है कि रैली उत्तर प्रदेश में कराई जाए, उत्तराखंड में कराई जाए या फिर पंजाब में कराई जाए, लेकिन रैली के लिए फिर जयपुर को चुना गया। हालांकि जयपुर में रैली को लेकर कई संदेश जयपुर में कांग्रेस में की सरकार है अभी राजस्थान के अंदर, और उससे भी बड़ी बात है कि सरकार के अलावा यहाँ के जो हालात हैं उन हालातों में
जिस तरह से पार्टी में एकजुटता यहाँ नहीं थी पहले की अगर बात करें तो अभी एक एकजुटता दिखाने की बात है, पार्टी को एकजुट करने की बात है। महंगाई एक ऐसा मसला है जिस मसले को कांग्रेस संसद दोनों सदनों में उठा भी रही है, तो उस मसले को उठाकर पार्टी को एकजुट करने की भी एक कवायद के तौर पर देखा जा रहा है इसे। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। आज कानपुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी अवामी जलसे से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि MIM की इंतखाबी रैली को पहले इजाजत नहीं मिली थी, बाद में GIC ग्राउंड में जलसे आम की ये इजाजत मिल गई। आज तकरीबन 1 बजे असदुद्दीन ओवैसी कानपुर पहुंचेंगे और जलसे आम से खिताब करेंगे। बताया जा रहा है कि MIM उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 के लिए अलग इत्तेहाद बनाने जा रही है। इस मुहाज में 5 जमातें शामिल होंगी और इसका ऐलान आज कानपुर में होने वाले वंचित शोषित सम्मेलन में किया जा सकता है। कानपुर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। संदीप, क्या कुछ वहां पर तैयारियां नजर आ रही हैं असदुद्दीन ओवैसी के इस जलसे को लेकर? देखिए ना, जिस तरह से तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां तो पिछले 10 दिनों से यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन परमिशन को लेकर जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई थी कि परमिशन 2 जगह कैंसिल कर दी गई, लेकिन जिस तरह से एक दिन में ये तैयारियां की गई। GIC ग्राउंड काफी बड़ा ग्राउंड है और उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर भारी तादाद में आज इस रैली में भीड़ इकट्ठा होगी, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने बाबूपुरवा की रैली को इसलिए मना किया, पुलिस का कहना था कि वहाँ तकरीबन 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए GIC ग्राउंड में भी इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि भीड़ को कैसे काबू पाया जाए। और वहीं अगर पार्टी के लोगों की बात की जाए तो उन लोगों ने भी तैयारियों को तेज रखा है। वहीं मंच की बात की जाए तो यहाँ पर 2 मंच बनाए जा रहे हैं। एक मंच से जो MIM की महिला सदस्य हैं वो रहेंगी मंच में, और एक मंच में जो असदुद्दीन ओवैसी जो खिताब करेंगे वो रहेंगे। और ये रैली तकरीबन जो है 1 बजे शुरू होने की बात की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी के तकरीबन 1 बजे ही आने की संभावना है। जी संदीप, कहीं ना कहीं इसमें कई दूसरी पार्टियों को भी जोड़ने की कवायद की उम्मीद की जा रही है। जी हिना, बिल्कुल सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से अभी तक उन्होंने नामों का ऐलान नहीं किया है। शौकत अली से जब कल बात हुई तो शौकत अली का साफ तौर से कहना था कि बड़े चेहरे महिला नेत्री शामिल हो सकती हैं। आज के दिन कानपुर से उसका ऐलान हो सकता है। जो प्रदेश लेवल की सपा की नेत्री हैं, उनका नाम अभी तक उन्होंने ओपन नहीं किया है, लेकिन आज वो कानपुर में सदस्यता MIM की ले सकती हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार इस रैली पर हमारी नजर रहेगी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम तर जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक मरतबा फिर रिजर्वेशन की सियासत को हवा दे दी है। मुंबई में मुनक्किद तिरंगा रैली के इख्तितामी जलसे आम से खिताब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मरतबा महाराष्ट्र में मुसलमानों की पसमानदगी का मवाजना किसी और से नहीं बल्कि मराठा समाज से करके एक नई बहस का आगाज जरूर कर दिया है। औरंगाबाद और रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों गाड़ियां मुंबई पहुंची। सिर्फ औरंगाबाद से तकरीबन 300 गाड़ियां मुंबई में दाखिल हुई और अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। मुंबई के चांदीवली में अख्तितामी जलसे आम से खिताब करते हुए MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज की पसमानदगी को उजागर किया। मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन फराहम करने की भरपूर हिमायत की और इसके लिए मजीद तहरीक चलाने का भी ऐलान किया। रिजर्वेशन महाराष्ट्र के मुसलमानों का एक राइट है। रिजर्वेशन से ही मुसलमानों की सफों में गुर्बत का खात्मा होगा। रिजर्वेशन से ही हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे। रिजर्वेशन से हमको इज्जत मिलेगी। इस मर्तबा ओवैसी ने मुसलमानों की पसमानदगी का मुवाजना दलित या दीगर समाज से नहीं किया बल्कि मराठा समाज से किया। वाज़ेह रहे कि मराठा समाज भी रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहा है और NCP कांग्रेस की बेशतर सरकार ने मुसलमानों के साथ मराठा समाज को भी रिजर्वेशन दिया था, लेकिन बाद में अदालत ने इसे मुनक़ता कर दिया। ओवैसी ने महाराष्ट्र में अदादोशुमार की बुनियाद पर मराठा समाज को मुसलमानों से बहुत बेहतर बताया, जबकि मुसलमानों को तालीमी समाज और इक़्तिसादी सतह पर दलित से भी ज्यादा पसमानदा करार दिया। कितने मुसलमानों के पास जमीन नहीं है जो लैंडलेस अंग्रेजी में कहते हैं। 83% मुस्लिम्स के पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है।
कितने मराठाओं के पास जमीन नहीं है? 8% और 83%। बताओ आप, ये कौन सा इंसाफ है? असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मुश्तरका हुकूमत महाविकास अघाड़ी को भी आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कांग्रेस और एनसीपी के सेकुलरिज्म की पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एमआईएम को वोट काटने वाली पार्टी के नाम से बदनाम किया जाता है, लेकिन पहले कांग्रेस, एनसीपी के लिए शिवसेना शजरे ममनुआ माना जाता था। अचानक वो कैसे सेकुलर हो गई? उद्धव ठाकरे आज भी फख्र से कहते हैं बाबरी मस्जिद को उनके कारकुनान ने शहीद किया है। मजलिस जहां भी इलेक्शन लड़ती है, इनको एक तकलीफ हो जाती है कि वोट कटेंगे। अरे वोट कटे ना तो फिर तुमने शिवसेना को क्यों अपने पास बिठा लिया? यही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि हमको फख्र है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा एमआईएम की ताकत में इजाफा कर सकता है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के लिए ये मुद्दा वबाले जान भी बन सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मराठा समाज को रिजर्वेशन फराहम करने वाले कानून को गैर दस्तूरी करार दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मुहिउद्दीन की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। भाभी जी घर पर है के सेट पर भाभीओं ने किस किस की चुगली। जो इंसान चाहता है कि वो ताउम्र नल्ला ही रहे, उसे आप कितने भी ट्रैक पे लाने की कोशिश करो, वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढ ही लेता है। वो सोचते हैं और कितने बंगले बनाऊं। तेरा यार हूँ मैं के सेट पर सितारों ने बचपन की कौन सी बातें उगली। हमारी नजर रहती थी, अरे समोसे, बिस्किट, जलेबी आए, अच्छा जान ही रहे अभी तक। अगर ये मेरे मेहमान देख रहे हैं, आई एम सॉरी, मुझे मेहमान ही नहीं पसंद। देखना ना भूले चिल्ड्रंस डे स्पेशल भाभी तेरा देवर दीवाना। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। कैराना पानीपत बाईपास के करीब भारतीय किसान यूनियन ने धन्यवाद किसान महापंचायत का एहतमाम किया है। इसमें किसान लीडर राकेश टिकैत का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। राकेश टिकैत महापंचायत से भी खिताब करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के कारकुनान और ओहदेदारों ने महापंचायत की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। महापंचायत सुबह 10 बजे से शुरू होना है। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान 15 दिसंबर तक दिल्ली की सरहद को मुकम्मल तौर पर खाली कर देंगे। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर काफी मुतहर्रिक हैं। वक्तन फवक्तन वो समाजी मसाइल पर ट्विटर पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन वहीं पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट भी हैकर्स की पहुंच से दूर नहीं है। हैकर्स ने हफ्ते की रात देर गए पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया। दरअसल हैकर्स ने पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट को निशाना बनाया, कुछ ट्वीट्स को हैक कर लिया जिसमें कहा गया था कि बिटकॉइन को कानूनी शिनाख्त दी जानी चाहिए। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ट्विटर अकाउंट 12 दिसंबर की सुबह 2 बजे के करीब हैक कर लिया गया था। ताहम हैक होने के बाद किया गया पहला ट्वीट चंद मिनटों के बाद डिलीट कर दिया गया। पीएमओ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर बताया गया था कि पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। आइए अब नजर डालते हैं न्यूज 18 की खास पेशकश भाभी तेरा देव कुछ झलकियों पर। इसका उसका हुक्कप है, इसका अच्छा मेकअप है, मस्ती अफ्तर पैकअप है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ भाभी तेरा देवर दीवाना। टीवी दुनिया की एक से बढ़कर एक चटपटी गॉसिप लेकर आ गया है आपका ये नटखट देवर। आपका गॉसिप देगा रे तेरा ये देवर। एक अंदर की बात बताऊं, पूजा बैनर्जी ने दोबारा शादी कर ली। नहीं, टेंशन मत लीजिए, वो दोबारा किसी और से नहीं बल्कि अपने ही पति से शादी कर रही है, वो भी बेबी होने के बाद। जी हाँ, गोवा में उन्होंने शादी की है। पूजा बैनर्जी से शादी के बारे में बातचीत करने हमारी टीम पहुंची पूजा बैनर्जी के घर और उनके साथ की ढेर सारी मस्ती। आइए देखते हैं। कौन है?
इतने क्यूट कपल ने आखिर बच्चा होने के बाद दोबारा शादी क्यों की, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। यार शादी, अब देखो वो तो पेंडिंग ही थी ना शादी तो, क्योंकि मुझे ऐसा था ऑनेस्टली, जब हमने लीगली कोर्ट मैरिज जो किया था वो तो करना ही था, वो करना पड़ता है। जैसे डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि यार बेबी हो गया तो अब मेरे जो ख्वाहिशें थी और विश थी हमारा, ये मेमोरी कैसे बनता है यार। मतलब अभी ये जो शादी का एटलीस्ट एल्बम रहा या जो हम वीडियोस है देखेंगे कभी कभी, ये मेमोरी चेरिश करेंगे तो अच्छा लगेगा ना, वरना ये सिर्फ कोर्ट मैरिज की फोटो लेके क्या कर लेते। चलिए शादी के बारे में तो जान लिया, लेकिन इस लवी डवी कपल में से किसने किसको पहले प्रपोज किया? किसी ने किसी को प्रपोज नहीं, झूठ मत बोलो, तुमने मुझे बोला था। अरे ये हमेशा मुझे यही बोलते थे कि मैंने बोला था, लेकिन मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे यही बोला था कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, तो मैंने बोला हाँ बोलो ना बोलो ना। तो वो बोल नहीं रहा था, बहुत बोलने के पूछने के बाद, और मेरा मन कर रहा था सुनने के, तो लास्ट में जाके आई थिंक घर जाने के बाद फोन पे ही सेड कि आई थिंक आई स्टार्टेड लाइकिंग यू, बस इतना ही। फोन पे मैंने बोल दिया, बस फोन को बोला मैंने, उससे ज्यादा कुछ। और फोन ने पूजा को बोल दिया। भाई लड़का था राजस्थानी और लड़की थी बंगाली, तो शादी किस रिवाज में हुई ये भी बता दीजिए। देखो बारात लेके जब लड़का आता है ना तो लड़की के घर पे आता है, और शादी करके जाने के बाद लड़की लड़के के घर में आती है। तो जब लड़का लड़की के घर में आता है तो लड़की वालों की तरफ से जो होता है वही होता है। तो इट वॉज अ बंगाली वेडिंग, बट ऑब्वियसली उसके बाद जो मैं इसके घर पे गई, फिर इनके जो रीति रिवाज होते हैं वो हमने किया। जो मेरा गृह प्रवेश हुआ, जो अंगूठी खेलते हैं, वैसे एक बात बताऊं, सारे हिंदू में सेम चीजें होती है। तो क्या माँ बाप की शादी में बच्चे ने भी इतना ही एंजॉय किया? मैं उसके सामने ना लिपस्टिक भी नहीं लगाती हूँ, उसको पसंद ही नहीं मेकअप, और मैं इतनी एकदम सजी हुई थी तो वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, रो रहा था, वो मेरी नथ खींच रहा है, वो मेरा मांग टीका हटा रहा है, तो मैं अपने पास उसको ले नहीं पा रही थी। ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा है सोना, और ये मेरी शादी हो रही है। उसको तो समझ में भी नहीं आ रहा था क्या। हाँ बट हाँ मैं ही बोल रहा था लोगों की, वो बड़ा होगा जब, हाँ तब वो बोलेगा हाँ, कि मुझे इसका रिएक्शन देखना है बड़े होने के बाद। दोस्त वोस्त को बोलेंगे ना कि अबे क्या बे ज़्यादा शाना समझता है, बाप की शादी में है, तो वो बोलेगा बेटा मैं बाप की शादी में गया हूँ और मैं प्रेजेंट था फिजिकली, अब बोल क्या बोलता है। वैसे कमाल की बात है, बच्चे ने अपने ही माँ बाप की शादी अटेंड की और शादी के बाद मम्मी पापा के अंगूठी वाले गेम को भी अटेंड किया। तो हम ये खेलने वाले हैं, पहला राउंड शुरू करेंगे, पूजा हारने वाली है एज यूजुअल, लेट्स सी। एक मिनट, मैंने ऐसा थोड़ी है, नहीं मैंने क्यों स्टार्ट बोला क्या? स्टार्ट नहीं, मैंने डाला ही नहीं था, मैं बातों में लग गया। मुझे नहीं पता, ऐसे नहीं, चलो 1 पॉइंट नहीं 1 पॉइंट नहीं, चलो अच्छा तुम थोड़ी डाल सकते हो। यो 1 2 अब ये स्कोर होता है 1-1। नहीं ओ प्लीज, कैसे कर लिया? तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ जहां मैं लेकर आऊंगा टीवी जगत की ढेर सारी गॉसिप और चटपटी बातें। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर। देखते रहिए भाभी तेरा देवर दीवाना।